Hello friends, good morning. Line emission spectra of hydrogen atom. This is the part fourth of structure of atom. उस लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा को समझने के पहले हमने बोर्स के तीन पॉस्टुलेट्स को देखे थे. According to Bohr's theory, why electrons are not collapsed in the nucleus? Because centripetal force is responsible for the circular motion, and this centripetal force provided electrostatic force of attraction between negative charge electrons and positive charge nucleus. सेकंड जो पॉस्टुलेट था वो भी आप लोगों के सामने हमने रखा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए डिफरेंट ऑर्बिट ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम, and this angular momentum is equal to nh upon 2 pi. अब थर्ड पॉस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए. अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट, इफ E2 minus E1 is equal to h mu, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी अपने ऑर्बिट में फिरता है, अपने में रिवॉल्व हो रहा है, तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है. And whenever the electrons absorb the energy, it goes into excited state and becomes unstable, and again come back in original position, original orbit by radiation of energy. And वो जो रेडिएशन ऑफ एनर्जी है, जो इमिशन ऑफ एनर्जी है, उसे h mu से दिया जाता है. दैट इज वो डिफरेंस होती है दो ऑर्बिट की एनर्जी का. सो E2 माइनस E1 मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इनर मोस्ट ऑर्बिट का जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का इज इक्वल टू h mu. S स्टैंड फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. यहां तक का पूरा पार्ट आप लोगों का प्रीवियस पार्ट में हो चुका है. अब लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा समझने के पहले आप एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझ लो. दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या है कि जो भी रेडिएशन अपने सराउंडिंग में, अपने यूनिवर्स में, बहुत सारे रेडिएशन आप लोगों ने नाम भी सुना है. अल्ट्रावायलेट रेज सुना है, विजिबल सुना है, IR, इंफ्रारेड, जिस तरह से माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, उस तरह से एक्सरेज आप लोगों ने नाम सुना है. डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इन द यूनिवर्स. कुछ रेडिएशन, कुछ रेज हम देख सकते हैं जिसे विजिबल कहा जाता है. ये जो आप लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हो वो स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का स्पेक्ट्रम है. वो जो स्पेक्ट्रम है वो उतना ही स्पेक्ट्रम आप लोग देख पाते हो. बाकी कोई भी रेडिएशन हमारा ह्यूमन आई इज नॉट एबल टू सी, और वो जो देख सकता है ह्यूमन आई उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है. उसकी जो रेंज है 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक, वायलेट से लेके रेड कलर तक, वही 7 कलर की रेडिएशन एनर्जी या वेवलेंथ हम लोग देख पाते हैं. उसके पीछे अल्ट्रावायलेट है, उसके आगे इंफ्रारेड है, एंड सच टाइप ऑफ डिफरेंट रेडिएशन ऑकर इन द यूनिवर्स. तो आप लोग तीन नाम यहाँ पे एक बार समझ लो. अल्ट्रावायलेट, विजिबल जो हम लोग देख सकते हो, और उसके आगे IR, इंफ्रारेड. व्हेन अ सब्सटेंस इज इरेडिएटेड विद लाइट इट एब्सॉर्ब एनर्जी. अगर किसी सब्सटेंस को एनर्जी मिलती है तो दीज मॉलिक्यूल, दीज एटम्स आर गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट. जब भी कोई एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है. And when an excited species gives away the absorbed energy, तो जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, जब वो रेडिएट कर देगा, जब वो एनर्जी रेडिएट कर देगा, सो डेफिनेटली अगर हमने उसे रिकॉर्ड किया है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमिशन प्रोसेस. यानी कि जो एनर्जी एब्सॉर्ब की उसको वापस देना है, उस प्रोसेस को इमिशन कहा जाएगा. और अगर उस इमिशन को अगर हमने रिकॉर्ड किया है, स्पेक्ट्रा अगर उसका निकाला है, सो दिस रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड दैट द इमिशन स्पेक्ट्रम. ये थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रखा था इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में. अब एक सिंपल डायग्राम आपके सामने जो आप लोगों ने अभी तक लर्न की है कि देयर आर डिफरेंट सेल्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6. एक लास्ट वाली जो मैंने ऑरेंज कलर की जो सेल्स रखी है वो इन्फिनिटी. इसका मतलब जो सेल के नंबर है वो इनफिनाइट नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 तक वो 8 नहीं है, उसके आगे भी 8 9 10 इनफिनाइट नंबर तक वो सेल हो सकती है. सो दोस आर इमेजिनरी हियर दैट वो इनफिनाइट नंबर तक सेल्स है. हर सेल का आपको अपना नाम है. n is equal to 1 2 3 4 5 infinity, namely k l m n हो. Let us one example in front of you. Suppose electrons first cell में revolve हो रहा है. There are a stationary state, वो ground state है उसकी. And if electrons are absorbed the energy goes into excited state, वो electrons बाहर चले जाएगा. वो सेकंड में जा सकता है, थर्ड में, फोर्थ में, इंफिनिटी तक वो जा सकता है, and becomes unstable. According to your Bohr's third postulates, if electrons are unstable, definitely it radiate energy, it emit energy, and definitely again come back its original position.
अब यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, देखो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर चले गया तो वापिस जब आएगा तो सेकंड सेल में से फर्स्ट सेल में आता है, यानी कि फर्स्ट सेल उसकी होम सेल है, वो स्टेशनरी सेल है। सो डेफिनेटली फर्स्ट पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग सेकंड सेल टू फर्स्ट सेल। डेफिनेटली इन द सेम मैनर दूसरी पॉसिबिलिटी वो थर्ड सेल में से फर्स्ट में आ सकते हैं। देखो आप लोग डायग्राम देखते हो, वो थर्ड सेल में से फर्स्ट आएगा या फिर वो फोर्थ में से फर्स्ट आ सकता है। डेफिनेटली सच ए लाइन वो इंफिनिटी से लेके फर्स्ट सेल में आ सकता है, एंड सच ए फर्स्ट लाइन ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड दैट लाइमन सीरीज। यानी ये जो लाइन ऑफ ग्रुप हमें मिला है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे से फर्स्ट ऑर्बिट में आना, उस पूरे सीरीज को अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नेम वो लाइमन सीरीज कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब इसी डायग्राम्स को अगर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, अगर उसको डायग्राम को थोड़ा हमने स्ट्रेच करके बता दिया, जो कॉन्सेंट्रिक रेज हमें दिखाई दे रहे थे अब उस रेज को हमने स्ट्रेट लाइन बताया, कुछ नहीं किया है। जो राउंड दिखाई दे रहा था उस राउंड के आगे में हम लोगों ने उसको थोड़ा सा स्ट्रेट किया है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अलग अलग सेल्स हमारे पास है 1 2 3 4 5, और राइट साइड में हम लोगों ने एनर्जी भी लिखी है कि 1 2 3 4 की एनर्जी E1 E2 E3 आल्सो। तो N1 मतलब फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल। अब जब मानो इलेक्ट्रॉन्स अपने फर्स्ट सेल में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर गया था और वापस आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में। सिमिलरली वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि जो आपका इन्फिनिट ऑर्बिट है वहां से फर्स्ट में आ सकता है, और ये जो पूरा लाइन ग्रुप हमें मिला है उसे लाइमन सीरीज कहा जाता है, जो कि मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रखा है। समझ में आया? अब इस तरह से सेकंड ग्रुप भी बन सकता है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल का स्टेशनरी है, वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर चले जाएगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जब वो बाहर जाएगा तो वो बाहर के सेल में से फर्स्ट सेल में आएगा, जब लाइमन सीरीज बोलते हैं हम लोग। अगर वो सेकंड सेल वाला है, अगर वो बाहर जा रहा है तो वापस से अपने ही सेल में आएगा, वो सेकंड सेल में आता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर जम्प्स फ्रॉम दैट थर्ड सेल टू सेकंड सेल, फोर्थ सेल टू सेकंड सेल, फिफ्थ टू सेकंड सेल, एंड सिमिलरली वो इंफिनिटी से लेकर सेकंड तक आ सकता है, एंड सच ए ग्रुप ऑफ लाइन इज कॉल्ड द बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज के लिए जो फर्स्ट लाइन है उसे अल्फा, सेकंड के लिए बीटा, थर्ड के लिए गामा, ऐसे अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। उसे एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा इस तरह से नाम दिए जाते हैं, और ये जो पूरा ग्रुप ऑफ लाइन है ये बाल्मर सीरीज हम लोग बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी सीरीज तैयार हो सकती है कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल वाला है और अगर वो जंप्स करके बाहर जा रहा है, एब्जॉर्ब करके बाहर जा रहा है, तो अगेन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, और उस पोजीशन को अगर वो कम बैक कर रहा है तो वो डेफिनेटली फोर्थ से लेकर थर्ड में आएगा, फिफ्थ से लेकर थर्ड में आएगा, एंड सेम थिंग हैपन वो इंफिनिटी से लेकर थर्ड में आएगा। एंड दिस ट्रांजिशन, दिस ग्रुप ऑफ लाइन इज कॉल्ड दैट द पाश्चन सीरीज। यानी कि तीन सीरीज का रेंज आपके सामने रख दिया। फर्स्ट वन इज लाइमन, सेकंड वन इज बाल्मर, एंड थर्ड वन इज पाश्चन। ओके, अब सिमिलरली आप लोग देख सकते हो कि आगे हमारे पास में बार्केट की सीरीज भी है और फंड सीरीज भी है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप्स कर रहा है कोई बाहर के ऑर्बिट से, सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप्स कर रहा है बाहर के ऑर्बिट में, फिफ्थ में से फोर्थ में या सिक्स में से फोर्थ में, अगर इनकमिंग ऑर्बिट अगर उसकी फोर्थ है तो उसे बार्केट सीरीज कहा जाता है। एंड सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने सेल में से बाहर गया है, अगर वो फिफ्थ वाला है, एंड डेफिनेटली अगर वो कम बैक कर रहा है वापस फिफ्थ में, तो सिक्स में से फिफ्थ में आना या सेवन में से फिफ्थ में आना या इंफिनिटी में से फिफ्थ में आना, सच ए ग्रुप ऑफ लाइन इज कॉल्ड द फॉन्ट सीरीज। यहाँ पे P इज ऑप्शन। So therefore Font series, Barkett series, Paschen series, Balmer series, Lyman series, such a different series in front of you. आप लोग अगर सीक्वेंस अगर देख सकते हो, एक नंबर में वापस आना लाइमन सीरीज, दो नंबर में अगर लाइन ऑफ ग्रुप आता है तो बाल्मर है, तीन नंबर में अगर आ रहा है तो पाश्चन है, फोर्थ में आ रहा है तो बार्केट है, और लास्टली अगर वो फिफ्थ में आ रहा है तो फॉन्ट सीरीज है। ओके, अब पूरा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ, लिसन। पूरी डायग्राम पूरी आपके सामने है, अलग अलग ग्रुप्स आप लोग देख रहे हो, लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, हर सीरीज का हमें n1 n2 फाइंड आउट करना है। सिंपल देखो नंबर, अगर फर्स्ट सीरीज लाइमन सीरीज है तो मैंने आपके सामने एक आंसर रखा है, वो आंसर से n1 इज इक्वल टू 1 है तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 3 4 5 इंफिनिटी। यानी कि लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 फिक्स होगी और n2 उसका एक छोड़ के 2 3 4 5 से इंफिनिटी होगा। मतलब n1 इज इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज के लिए और n2 इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली मैं क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूँ,
कि व्हाट इज द N1 एंड N2 अबाउट बाल्मर सीरीज। अपना लॉजिक लगा के आंसर दीजिए फटाफट। लिसन, तो इस तरह से जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। इसका भी आप लोग मीनिंग समझ रहे हो कि जो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ हम लोग निकालेंगे वो वेवलेंथ पूरे की पूरे अल्ट्रा वायलेट रीजन स्पेक्ट्रम में आती है। इसलिए हमने इनिशियली टॉपिक के अल्ट्रा वायलेट रीजन क्या है, इंफ्रारेड क्या है, ये सब देखा है। तो इन दिस वे द लाइमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसका मतलब आ रहा है कि लाइमन सीरीज की जितनी भी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही मिलती है। ओके, सो दिस लाइंस आर लाइज इन ultraviolet region of the spectrum about Lyman series. Similarly about the Balmer series, N1 is equal to 2 आएगा उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर से सेकंड में आ रहा है। और N2 क्या होगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन आवर्स, यानी कि N2 की वैल्यू 3rd, 4th, 5th इंफिनिटी है एंड लोअर है। अब बाल्मर सीरीज जो है ना वो बाल्मर सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, यानी कि जितने भी वेवलेंथ उस बाल्मर सीरीज के वो विजिबल रीजन में आते हैं, इसलिए उसको विजिबल रीजन में कहा जाता है। हम लोग उसको ऐसा बोलेंगे तो बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। सिमिलरली जो पार्शियल सीरीज है उसके लिए N1 की वैल्यू अगर 3 रहेगी तो N2 की वैल्यू उसकी 4th, 5th, 6th होगी। एंड डेफिनेटली वो जो सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है। एंड सिमिलरली अगर हमने बार्केट सीरीज के बारे में अगर बात की है तो N1 की वैल्यू उसके लिए 4th होगी, तो N2 की वैल्यू 5th, 6th एंड 7 इंफिनिटी। एंड वो जो लाइंस है वो भी इंफ्रारेड में आएगी। एंड फर्स्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे तो इसका N1 5th है तो N2 क्या होगा 5th के आगे वाले नंबर मतलब 6, 7, 8 इंफिनिटी। एंड डेफिनेटली ये भी लाइन जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन में लाइज होती है। तो पहली रीजन जो है लाइमन वो अल्ट्रा वायलेट में, सेकंड वाली जो है बाल्मर उसको विजिबल कहा जाएगा। और उसके बाद जितने भी है जैसा कि पाशंस है, बार्केट है और फंड्स है वो सभी के सभी इंफ्रारेड रीजन में लाइज होती है। इज दैट क्लियर? अब ये पूरा डायग्राम्स मैंने आपके सामने रखा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस डायग्राम्स का महत्व तो बहुत बड़ा है दोस्तों। हर कोई लाइंस की फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, हर कोई लाइंस का ओरिएंटेशन हमें निकालना है। जरा उसको समराइज कर लेंगे। सपोज मैं क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने टेबल बनाया है, टेबल में ऊपर लाइमन सीरीज है, बाल्मर है, पास्चन है, बार्केट है और फंड है, और उसके आगे मैंने N1, N2 और स्पेक्ट्रल रीजन दिखा है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ डेफिनेटली कि अगर इस टेबल को मुझे कंप्लीट करना है तो लाइमन्स के लिए N1 और N2 क्या होगा और वो कौन सी रीजन में आती है। तो आंसर इज वेरी सिंपल फॉर दैट। आप लोग आंसर सिंपली दे सकते हो कि लाइमन्स के लिए N1 की वैल्यू 1 होगी तो N2 वैल्यू इसकी 2, 3, 4 इंफिनिटी और वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी। सिमिलरली बाल्मर्स के लिए N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3, 4, 5 और वो विजिबल में आना चाहिए। डेफिनेटली पास्चंस के बारे में अगर N1 की वैल्यू 3rd अगर आप लोग देख रहे हो तो डेफिनेटली उसकी N2 की वैल्यू 4, 5 से इंफिनिटी है और वो इंफ्रारेड रीजन में लाइज होती है। बार्केट के बारे में अगर N1 की वैल्यू अगर 4 है तो N2 की वैल्यू 5th, 6th और 7th है और वो भी इंफ्रारेड रीजन में लाइज होती है। एंड फाइनली अगर फंड सीरीज अगर है तो उसकी वैल्यू N1 की वैल्यू अगर 5th है तो N2 की वैल्यू 6, 7, 8 इंफिनिटी होगी और वो भी इंफ्रारेड रीजन में लाइज होती है। So this is very simple tabular form of all the origin of spectra. इतना अगर आप लोग समझ रहे हो तो ये very simple, you have to understand it. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस हर एक लाइंस की वेवलेंथ, वेव नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोग जो फार्मूला देख रहे हो म्यू बार का मतलब आता है दैट इज वेव नंबर, और यहाँ पे एक रेडबर्ग कांस्टेंट है आर जिसे कहा जाता है, दिस इज इक्वल टू दैट इज 2.18 10⁻⁻18 जूल में, या तो फिर अगर आप लोग सेंटीमीटर में अगर निकालते हो तो 109677 हम उसको वैल्यू रख सकते हैं। और फार्मूला क्या है कि r इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि वो वेव नंबर्स है। ओके, और n1 मतलब इनर मोस्ट वैल्यू और n2 मतलब फाइनल वैल्यू, यानी कि वो जहां से आ रहा है वो n2 है और जहां पे आ रहा है वो n1 से। हम लोग कुछ एग्जांपल देख के उसको फिनिश करेंगे दोस्तों। लिसन, अगर मानो मेरे पास में दो फार्मूला तैयार है, म्यू बार का फार्मूला है और म्यू का मतलब है 1/लैम्ब्डा होता है, लैम्ब्डा इनवर्स का मतलब म्यू बार, तो 1/लैम्ब्डा इज नथिंग बट द सेम एंड म्यू बार इज नथिंग बट द सेम। तो हमें वेवलेंथ और म्यू बार दोनों यानी कि वेव नंबर निकालने आते हैं। अब हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे कुछ लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा की। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का आपको खाली n1 n2 ही मालूम होना चाहिए। फार्मूला आपके सामने 1/लैम्ब्डा 109677 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
तो जस्ट पुटिंग द n1 n2 डाटा वी नो दैट अबाउट लाइन 1 फर्स्ट लाइन n1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि लाइन 1 के लिए n1 तो फिक्स है, और n2 फर्स्ट लाइन के लिए 2 होगा। तो बाय पुटिंग 1 and 2 in equation n1 and n2 we can get your answer lambda of first line of line 1 series is equal to 1 to 1.57 10 to the power minus 9 सेंटीमीटर, या फिर उसको नैनोमीटर का हम कह सकते हैं 1 to 1.57। इज दैट क्लियर? इस तरह से कोई भी लाइंस का वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। दोस्तों अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम से आने वाले, सीईटी हो, जेडब्ल्यू हो, नीट हो, कि लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट लाइन की वेवलेंथ निकालो या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अब लॉन्गेस्ट में तो लाइमन सीरीज, अब एक उसको थोड़ा सा आसानी से समझ लेना। दोज लाइंस लुक लाइक वेरी स्मॉल, दोज वेवलेंथ इज लॉन्गेस्ट, यानी कि लाइमन सीरीज की जो सबसे छोटी लाइन हमें दिखाई देती है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन है। यानी कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन जो सबसे छोटी हमें दिखाई देती है, ए नंबर वाली, ये जो लाइन है उसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन कहा जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और उसी सीरीज की अगर हमने आखिरी की लाइन ली, आखिरी वाली मतलब क्या, जो इन्फिनिटी से आ रही हो, उसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन कहा जाता है। ये दो चीजें हमेशा याद रखो। कोई भी सीरीज में अगर शॉर्टेस्ट पूछा है तो सबसे बड़ी लाइन मतलब इन्फिनिटी वाली लाइन, इन्फिनिटी में से फर्स्ट में आना, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन है लाइमंस की। और अगर फर्स्ट एग्जांपल की अगर फर्स्ट लाइन है तो सेकंड में से फर्स्ट में आना, ये लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन है। मैंने राइट साइड में पूरे लिखा है कि फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन ऑफ लाइमन n1 इज इक्वल टू 1 है, तो n2 की वैल्यू 2 होगी। एंड फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन ऑफ लाइमन n1 की वैल्यू अगर 1 है तो n2 की वैल्यू उसके इन्फिनिटी रखना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब एग्जांपल आपके सामने, सपोज लाइमन सीरीज की वैल्यू आपके सामने मैंने रखी है, और लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2 3 4 5 है। तो अलग अलग लाइंस की वेवलेंथ मैंने आपके सामने रख दी है टेबुलर फॉर्म में। आप लोग राइट साइड में अगर देखते हो कि n1 की वैल्यू अगर हम लोगों ने फर्स्ट पुट किए 2, इसका n1 की वैल्यू अगर 1 है और n2 की वैल्यू अगर 2 है, मतलब फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ 1 to 1 है। आप लोग अगर आगे जाते हो तो वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या रहा है, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन कहा जाता है। और अगर हमने इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू पुट की तो 91 तक आती है, इसका मतलब फर्स्ट लाइन से लेके आखिरी तक लाइमन सीरीज में वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? इस टेबल को भी आप लोग लर्न कर सकते हो, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को परफॉर्म करना है कि कौन सी लाइंस की वेवलेंथ कितनी है। अगर यू हैव टू लर्न दैट वेरी शॉर्ट टाइम, यू हैव टू गिव द आंसर। आप लोग एक बार समझ लो कि कोई भी बड़े एग्जाम्स में आपको एक तो भी प्रॉब्लम इस पूरे एरिया पे ऊपर फोकस करना है। ओके, अब मैंने अगर बाल्मर सीरीज आपके सामने रखा तो बाल्मर सीरीज की भी डिफरेंट लाइंस हम लोग निकाल दी। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 रखिए और n2 की वैल्यू 3 4 5 रखिए इनफिनिटी तक। तो राइट साइड में हमने टेबल दे दी आप लोगों के लिए कि अगर बाल्मर सीरीज की हर कोई लाइन अगर हम निकालेंगे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो 656.3 से लेकर स्टार्ट होके वो 364 तक आ जाती है। ओके, ये सब डाटा नैनोमीटर के अंदर है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर मैंने पार्शियल सीरीज आपके सामने रखा है तो पार्शियल सीरीज आप लोग देख सकते हो कि अगर पार्शियल सीरीज के लिए n1 की वैल्यू अगर 3 है तो n2 की वैल्यू 4 5 6 7 से है ना, तो अगर पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो 1875 नैनोमीटर तक आ रही है। और अगर हम लोग आगे जाएंगे इनफिनिटी तक, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहलाती है वो 820.4 नैनोमीटर तक है अबाउट पार्शियल सीरीज। सिमिलरली पूरा टेबल अगर आप लोग लर्न कर रहे हो तो हर कोई लाइंस की आप अपनी वेवलेंथ है, हर लाइंस की आप अपनी कोई फ्रीक्वेंसी है। तो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डाटा यू कैन लर्न द टोटल आर्टिकल इज वेरी केयरफुल। बहुत बड़ी डेप्थ इस आर्टिकल्स की होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको फेस आउट करना पड़ेगा, बट ये बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आई होप यू कैन सॉल्व वेरी सिंपल। कुछ होमवर्क आप लोगों को मैं छोड़ के जाता हूँ, नेक्स्ट इसमें उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो होमवर्क आपके सामने आता है कि सपोज कैलकुलेटेड वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 पुट करो, n2 की वैल्यू 2 पुट करो और निकाल दो। वही प्रॉब्लम अगर रिपीट कर दिया तो कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या आ रहा है, सबसे छोटी लाइन मतलब फर्स्ट लाइन से, मतलब n1 की वैल्यू 1 रहेगी और n2 की वैल्यू 2 रहेगी। आप लोग उसको डाटा पुट करके निकाल सकते हो। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज, यानी कि बाल्मर सीरीज की अगर फर्स्ट लाइन निकालो, सेकंड निकालो वगैरह, तो आप लोग निकाल सकते हो। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 पुट करो और जो लाइंस पूछी एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, हर एक की लाइंस अलग अलग होगी, आप लोग उसको पुट करके निकाल सकते हो।
लास्टली कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। अगर हम लोगों ने पूछा कि शॉर्टेस्ट मतलब फर्स्ट लाइन है, मतलब एच अल्फा लाइन है, सो कैलकुलेट एच अल्फा लाइन मतलब H1 N1 की वैल्यू अगर 2 है तो N2 की वैल्यू 3 रखेंगे एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली इस पूरे डाटा को आप लोग समझ रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, थैंक यू।